So in this part of Maratha Empire, we'll do the expansion of Maratha Empire under the Peshwas. So in the last part, we saw the lineage of Shivaji, Shivaji, Sambhaji and Shahu. तो एक्चुअली मराठा एम्पायर का जो सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ वो हुआ अंडर पेशवाज, नॉट अंडर शिवाजी। ये एक बहुत बड़ी लोगों में मिसकंसेप्शन होती है कि मराठा एम्पायर जो था वो शिवाजी ने बढ़ाया। शिवाजी हैड डाइड इन 1680। इनफैक्ट मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन उसके ऑलमोस्ट 70-80 साल बाद हुआ, टिल द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो वो किसके अंडर में हुआ? वो हुआ अंडर द पेशवास। तो इसके लिए एक इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड कर लेते हैं, जो हमने पिछले पार्ट में किया था। वो नहीं, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लो उसको। तो इसमें जैसे, एज यू नो दैट शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी वॉज अंडर मुगल कैप्टिविटी, ठीक है। और संभाजी को जैसे औरंगजेब के इसमें अरेस्ट में टॉर्चर करके मारा गया था। और जब संभाजी की डेथ हो गई तो शाहू और उसकी माँ ये औरंगजेब के कब्जे में थे। तो उधर राजगद्दी पे उसका उसकी जो एक स्टेप मदर थी संभाजी की, यानी शिवाजी की दूसरी वाइफ का जो बेटा था राजा राम, वो वहां पर इंस्टॉल हुआ। और उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो उसकी जो बीवी थी ताराबाई, उसने अपने माइनर सन को, जिसका उसने शिवाजी ही नाम रखा, उसका एम्परर घोषित कर दिया। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शी वाज रूलिंग द मराठा किंगडम। अब उसको तब एम्पायर नहीं बोलेंगे, उसको किंगडम ही बोलेंगे, क्योंकि एम्पायर अभी वो बना नहीं है। एम्पायर वो बनना आगे शुरू हुआ पेशवाओं के दौर में। तो ताराबाई जब वहां पर अपने ये कर रही थी ना, शी वॉज अ वेरी कैरिस्मेटिक एंड डायनामिक वुमन, जस्ट लाइक झांसी की रानी। और इनफैक्ट झांसी की रानी ने तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ही पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसने तो एक्चुअली मुगलों को हरा के अपना टेरिटरी को भी एक्सपेंड किया था। ताराबाई का नाम इतिहास में इतना लिया नहीं जाता जितना झांसी की रानी का लिया जाता है। लेकिन ताराबाई का भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है। पीछे सीरियल भी आती थी किसी चैनल पे ताराबाई के नाम से। तो उसने इनफैक्ट मराठा किंगडम को नर्मदा तक बढ़ा दिया था, नर्मदा रिवर तक। और अब ये एक मुगलों के लिए चिंता का विषय बन गया। तो अब उसको काउंटर करने के लिए ना, शी वॉज फ्रॉम कोल्हापुर। और तो उसको काउंटर करने के लिए बहादुर शाह, जो उस समय औरंगजेब का सक्सेसर था, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो बहादुर शाह उसका सक्सेसर था, उसने क्या किया, शाहू को रिलीज कर दिया, कैप्टिविटी से रिलीज कर दिया। और खैर शाहू और उसकी जो माँ थी, उनको औरंगजेब ने बड़े इज्जत से वहां पे रखा था, उनके सारे कंफर्ट्स का भी ध्यान रखा था। ये सब हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। और उनको उनके सारे रिलीजियस, कास्ट और बाकी सारी राइट्स और रिचुअल्स और वो सब प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी थी। भले ही उसने संभाजी को टॉर्चर करके मारा था, लेकिन इनको बड़े इज्जत से और कंफर्ट्स में रखा था। तो उसने शाहू को रिलीज कर दिया, ताकि वो जाके वहां पे पावर का कंटेंडर बने और ताराबाई की पावर कम हो। तो ताराबाई अब कोल्हापुर से थी, ओके। एंड ये सातारा पहुंच गया अपना पावर क्लेम करने के लिए, शाहू, ओके। तो अभी ये जो बाकी के एरियाज के जो मराठा सरदार थे, जो अपने आप में पावरफुल भी थे, तो वो फिर उनमें भी एक कंफ्यूजन जैसा हो गया। और फिर कोई किसी के साथ अलाइन हो रहा है, कोई किसी के साथ, कोई ताराबाई लेड फैक्शन के साथ, तो कोई शाहू के साथ। तो इनके साथ अब इनकी एक वहां पे पावर स्ट्रगल शुरू हुई। तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट द मुगल्स वांटेड, ताकि मराठा एक्सपेंशन और आगे ना होगा। और उसके लिए बहादुर शाह ने शाहू की माँ को अपनी कैप्टिविटी में ही रखा था एज अ कोलैटरल। जैसे हम बैंक से कोई लोन लेते तो एक कोलैटरल रखना पड़ता है ना, जैसे प्रॉपर्टी के कागज या कुछ ना कुछ। तो वैसे एक कोलैटरल की तरह उसकी माँ को अपने पास ही रखा था, ताकि वो मुगलों के अगेंस्ट, यानी ये दोनों मिलके मुगलों के अगेंस्ट ना ये हो जाए, मुगलों पे अटैक ना करते दोनों मिलके। तो वो, बट उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। और फाइनली शाहू ने अ, इनको अपने सत्ता हथिया ली। लेकिन अब उसमें यहाँ पर एक रोल आता है, यहाँ से बेसिकली पेशवास का जो काम है वो शुरू होता है। तो इसमें बालाजी विश्वनाथ जो फर्स्ट पेशवा था,
उसका रोल यहाँ पर शुरू होता है। तो वो कैसे, अब जैसे ही ज्वाइंड द मराठा किंगडम एज अ पेटी रेवेन्यू ऑफिशियल, लेकिन धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक स्किल्स, कैरिस्मा और बाकी की सारी चीजों की वजह से वो राइज होते होते टॉप पोजीशन तक पहुंचा। और उसने, शाहू ने उसको काफी फ्रीडम भी दिया, एंड शाहू इनफैक्ट नॉमिनेटेड हिम एज पेशवा। पेशवा मतलब चीफ मिनिस्टर होता है। और उसने जो सारे मराठा सरदार थे, यानी जो ताराबाई के साइड के भी थे, उनको अपनी तरफ रैली करना शुरू किया। और फाइनली द पावर्स ऑफ ताराबाई और ये सब कम हो गए। बाद में हमने जो उसका देखा, इन सबको अरेस्ट भी कर लिया था, बाद में उसका रोल खत्म हो जाता है। तो अभी बालाजी विश्वनाथ जो था, इसने राजा राम के डिसेंडेंट्स को मतलब और उसके जो उनके जो अफिलिएटेड सरदार, मराठा सरदार थे, उनको अपनी तरफ तो ले ही लिया। और उसके साथ ही उसने एक अपना वर्चस्व वहां पर स्थापित किया। तो उसको मुख्य प्रधान की पदवी मिली, यानी विच इज पेशवा और चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं। एंड उसके साथ ही फिर उसने अपना पावर कंसंट्रेट करना शुरू किया। यानी पावर कंसंट्रेट करने का मतलब है कि इन द ऑफिस ऑफ पेशवा ऑल द पावर्स वुड बी कंसंट्रेटेड, ऑल अदर मिनिस्टर्स वुड बी रिड्यूस्ड टू अ नलिटी। यानी देखा जाए तो वो उनके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं रहेगी। तो इस तरह से अब जब, क्योंकि वो जरूरी भी था, अब पावर कॉन्सेंट्रेट, शाहू कोई ऐसा बहुत कैरिस्मेटिक और डायनेमिक लीडर नहीं था शिवाजी संभाजी की तरह। मतलब ये सिर्फ शाहू के हाथ में होता तो मराठा एम्पायर कभी बढ़ता भी नहीं। वो तो इनको बालाजी विश्वनाथ जैसा एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ मिनिस्टर मिला, उसी वजह से मराठा एम्पायर का आगे एक्सपेंशन शुरू हुआ। और शाहू ने उसको पूरी फ्रीडम भी दे दी, क्योंकि उसको मालूम था उसकी औकात नहीं है ये सब मैनेज करने की, सब मराठा सरदारों को अपनी तरफ लेना, और ये इसके लिए स्किल्स लगती है। तो वो जिसमें थी, उसको उसने सारी पावर्स दे दी। तो अब इसने धीरे धीरे अपना पावर असर्ट करना शुरू किया। और उसने जो, सबसे बड़ी बात यह है कि मुगल एम्पायर में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, उसका उसने पूरा फायदा उठाया। अब जो बहादुर शाह की डेथ के बाद जो किंग एम्परर बना था जहांगीर शाह, वो भी हमने जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वाले पार्ट में देखा ही था कि वो भी एक वर्थलेस एम्परर था। और उसका सारा काम उसका वजीर कर रहा था। यानी वो एम्पायर एक्चुअली वजीर चला रहा था, जुल्फिकार खान। तो इट वाज बालाजी विश्वनाथ हु इंड्यूस जुल्फिकार खान टू ग्रांट चौथ एंड सरदेश मुक्ति ऑफ डेक्कन टू मराठास। ठीक है। और फिर जुल्फिकार खान, अब इनके इंटरनल स्ट्रगल की वजह से वो जहांगीर शाह खत्म हो गया, जुल्फिकार खान खत्म हो गया, और सैयद ब्रदर्स का रोल आया। तो सैयद ब्रदर्स को भी इसने इसके साथ अलायंस करके इसने अपने ये सरदेश मुखी और चौथ, ये इसका फॉर्मल कंसोलिडेशन किया। एंड इट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, और इट वाज बिकॉज ऑफ बालाजी विश्वनाथ दैट all the kingdom original territories of Shivaji were restored back to the Marathas. ठीक है। यानी इट वाज ऑलमोस्ट अ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ किंगडम ओविंग अ माइनर नॉमिनल सुजरेनिटी टू द मुगल एम्पायर या मुगल एम्परर। यानी थ्योरेटिकली वो स्टिल मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन अदरवाइज इट वाज एन ऑटोनोमस रीजन। ठीक है। तो अब इन लिeu ऑफ दैट उन्होंने जैसे एक 15,000 कैवलरी, Shahu agreed to give up 15,000 horse-mounted soldiers uh, to Mughals to defend the lower Deccan territories. यहाँ पर जो रेड्स और प्लंडरिंग वगैरह जो होती थी, तो मुगलों को उसने अपने 15,000 ये दिए। और ही ऑल्सो पेड अ 10 लाख रुपीज ट्रिब्यूट, अग्री टू पे 10 लाख रुपीज ट्रिब्यूट ऑल्सो टू द मुगल एम्पायर। तो बट उसके रिटर्न में उनको ऑलमोस्ट पूरी ऑटोनॉमी थी। ओके। और फिर उसने बाद में सैयद ब्रदर्स को, बालाजी विश्वनाथ ने आगे चल के सैयद ब्रदर्स को फारूक सियार को उखाड़ के फेंकने में भी मदद की। यानी जब फारूक सियार, सैयद ब्रदर्स, फारूक सियार का हमने देखा था कि फारूक सियार डिड नॉट वांट सैयद ब्रदर्स, दो सैयद ब्रदर्स इंस्टॉल्ड हिम एज एम्परर, लेकिन वो धीरे धीरे उनके हाथ का पपेट ही बन के रह गया था ना। तो
वो चाहता था सैयद ब्रदर्स को खत्म करना, लेकिन सैयद ब्रदर्स भी तो चालाक थे, तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ के साथ अलायंस करके फारूक सियार को हरा के मरवा दिया। अब इसके लिए एक्चुअली बालाजी विश्वनाथ ने खुद पर्सनली मार्च करता हुआ मतलब एक बहुत बड़ा मराठा कंटिंजेंट दिल्ली तक लेके गया, और वहां पर फारूक सियार को वहां पे मरवा दिया। लेकिन इस चीज से बालाजी विश्वनाथ या मराठास को एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी, और वो थी द वीकनेसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। तो यहाँ से उनका मतलब एक होता ना, जो मुंह में पानी आने लगा कि हम मुगल एम्पायर को भी खत्म कर सकते आगे पीछे। ओके, तो इस चक्कर में इन्होंने ये किया। फिर अब इसमें बालाजी विश्वनाथ ने और भी कई चीजें की, कि उसने क्या किया कि जो मराठा सरदार थे, पावरफुल सरदार, उनको इंडिपेंडेंट टेरिटरीज दे दी, कि तुम वहां पे चौथ और सरदेशमुखी का एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर पाओ। इसके लिए उसने उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जैसा दे दिया, और वो भी खुश थे। तो वो मस्त इसके पीछे रैली होते थे, वो उनका पूरा सपोर्ट इसको मिलना शुरू हो गया। तो ऐसा करने की वजह से बालाजी विश्वनाथ का मराठा सरदारों पे भी एक अच्छा कंट्रोल बन गया। खैर, उसके फर्दर रिपरकर्शंस आगे हुए, क्योंकि मराठा सरकार खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमसली पावरफुल होने लगे, और फिर ये सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं मानेंगे, है ना। फिर ऐसी तो ये सब फैमिलीज जो आती है, भोसले, होलकर, खैर इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये सब होना शुरू हुआ, एंड इसमें फिर ये सारे जो चीफ्स थे ये ऑटोनोमस बनने शुरू हो गए। अब ये इतने ऑटोनोमस हो गए और पावरफुल बनने लगे कि इन्होंने मुगलों के कंट्रोल के कई एरियाज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये भी एक बड़ी अचंभे की बात है और एक सरप्राइजिंग बात है, कि जो मराठा एम्पायर इनिशियली एक्सपैंड होना शुरू हुआ था, यानी ओरिजिनल शिवाजी की टेरिटरी के आगे, वो किसी सेंट्रल आर्मी ने नहीं एक्सपैंड किया था। यानी सेंट्रल अथॉरिटी से और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आर्मी वहां पे जाके उस एरियाज को एक्सपैंड कर रही है, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली दिस एरियाज वर एक्सपैंडेड इंडिपेंडेंटली बाय ऑटोनोमस मराठा सरदार्स। समझ गए, वो जो पेरिफेरल एरियाज में जो मराठा सरदार थे, यानी जो मराठा फैमिलीज जो उसको रूल करती थी, तो इन लोगों ने ही अपने अपने वो उस पर अपना कब्जा करना शुरू किया। और वो सेंट्रल अथॉरिटी, अब यही हुआ ना कि वो सेंट्रल अथॉरिटी को इतना मानते भी नहीं थे, लेकिन आगे चल के फिर से आगे के पेशवाज ने उसको भी कंट्रोल किया, मतलब उनको भी अपने कंट्रोल में लाया, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स भी थे। तो और दूसरी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो सारे मराठा सरदार थे ये आपस में भी लड़ते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बड़े यूनाइटेड थे और सेंट्रल अथॉरिटी को भी मानते थे, ये आपस में भी लड़ते थे, और उधर मुगलों के एरियाज को भी खाते जा रहे थे, क्योंकि मुगल एम्पायर नॉर्थ में वीक होता जा रहा था। ओके, तो नाउ बालाजी विश्वनाथ ऐसे करते करते बाय 1720 बालाजी विश्वनाथ डाइड इन द ईयर 1720। तो उसके बाद ही वाज सक्सीडेड बाय हिज 20-year-old सन, दैट इज बाजीराव वन। ठीक है, बाजीराव वन वही है जो बाजीराव मस्तानी, जो एक फेमस लव स्टोरी भी है जिसमें मूवी भी बनी थी। ओके, तो बाजीराव वन जो था, ये उसका बेटा था, 20 साल की उम्र में इसको पेशवा बना दिया। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत डायनामिक, कैरिस्मेटिक और ब्रिलियंट कमांडर था, और ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गुरिल्ला टैक्टिक्स इनिशिएटेड बाय शिवाजी। तो इसने अपने दौर में कई सारे वॉर्स और कैंपेन्स किए। उसने कई एरियाज अपने चौथ और इसके एम्बिट में लाए, और बाय 1740 में ही एक्चुअली ही डाइड आल्सो वेरी अर्ली, यानी वो 20 साल का था जब वो पेशवा बना 1720 में, 1740 में ही डाइड। तो ही मस्ट हैव बीन ओनली 40 इयर्स ओल्ड, लेकिन अपने 20 साल के दौर कार्यकाल में उसने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक का, ये बुंदेलखंड तुमको मालूम है यूपी एमपी के बॉर्डर वाला एरिया है, तो वहां तक अपना एक छत्र राज हासिल किया। और ये फिर वो पीरियड था जब कई सारी मराठा सरदारों की भी कुछ फैमिलीज पावरफुल बननी शुरू हुई। तो जैसे कि बड़ौदा में गायकवाड़ फैमिली थी, ठीक है, और इधर ग्वालियर में सिंधिया। एक्चुअली ये सिंधिया नहीं है, सिंधिया है इनको ब्रिटिश ने नाम दिया है, दे आर एक्चुअली शिंदे, शिंदे फैमिली। ठीक है, तो ये शिंदे है,
उनको सिंधिया ब्रिटिश बोलते थे, और वो तब से अपना उस सिंधिया ही चला रहे नाम, जबकि वो एक्चुअली सिंधी शिंदे है। ओके। तो देन इधर नागपुर में भोसले और इंदौर में होलकर, तो ऐसी चार पावरफुल फैमिलीज भी उसमें उभर के आई इसी दौर में। ओके, देन इन 1733 Bajirao further extended his control, तो he was in conflict with Siddhis of Janjira। ओके, जहां से उसको उन्होंने हटा दिया। एक जंजीरा फोर्ट भी है इधर अलीबाग के पास, देखने लायक है। देन ही आल्सो वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्चुगीज। पोर्चुगीज को उसने वहां से हटा दिया, सालसेट और वसई यहाँ से हटा दिया। बुक्स में एक्चुअली वो बसई लिखा रहता है, बट इट्स एक्चुअली वसई। हाँ, वसई। तो इट इज, पोर्चुगीज को भी हटा दिया, बट पोर्चुगीज कंटिन्यू टू होल्ड देयर कंट्रोल ओवर द अदर पार्ट्स ऑफ कोस्टल महाराष्ट्र। ओके, देन फाइनली बाजीराव डाइड इन अप्रैल 1740। बट बाय द टाइम बाजीराव डाइड, नाउ दिस मराठा किंगडम had now got transformed into an empire। ओके, तो मराठा किंगडम एक किंगडम से लेके एम्पायर बना, यानी इनकी टेरिटरीज काफी बड़ी बननी शुरू हुई। तो अब इनकी टेरिटरीज हर तरफ एक्सपैंड हो रही थी। ओके, तो अब ये जो हमने इसका मैप देखा, ये अब यहाँ तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये एक्सपैंड होनी शुरू हो गई थी हर तरफ। तो दिस वाज बालाजी विश्वनाथ। देन दिस वाज अबाउट बाजीराव, बाजीराव वन जो था। वी हैड टॉक्ड अबाउट बाजीराव वन। एंड देन अब बाजीराव वन की डेथ के बाद फिर एक उसके बेटे को ही पेशवा बनाया गया। नाउ बाय दिस टाइम द ऑफिस ऑफ पेशवा हैड बिकम हेरिडिटरी। तो बाजीराव का जो बेटा था वो 18 साल का ही था जब उसको पेशवा बनाया। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज बालाजी बाजीराव और नाना साहिब। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसमें कंफ्यूज मत होना, बाजीराव टू, बालाजी बाजीराव और नाना साहिब, ये एक ही व्यक्ति का नाम। ओके, इसको नाना साहिब के नाम से भी जानते थे। तो ना, ये भी जो है इसने 1740 से 1761 तक रूल किया, और यानी 21 साल, इसके बाप ने 20 साल, इसमें 21 साल। तो ये लोग उस जमाने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती होगी, बड़ी जल्दी मर जाते थे। अब ये 1761 जब इसका, जिस साल इसकी डेथ हुई उसी साल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था, जिसमें उसका एक माइनर बेटा और उसका भाई मारा गया था। तो वो खुद भी बीमार ही चल रहा था, तो उस सदमे में सदमा नहीं झेल पाया, मर गया। खैर, उस पर हम आएंगे अभी। तो अब ये जो बालाजी बाजी राव था, ये भी मतलब he was not as energetic as his father, but he had all the abilities of a statesman and a warrior। तो इसमें भी अपने बाप की विरासत ने जो विरासत दी है उसको आगे बढ़ाया। यानी एक्चुअली फॉर्चुनेटली अब जैसे मुगल में को कैसे एक से एक वर्थलेस एम्परर्स मिलते गए, इनको मराठास को एक से एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, कैरिस्मेटिक लीडर्स मिलते गए। तो ये मराठास में जो जो हो रहा था, मुगल्स के उल्टा हो रहा था। इधर मुगलों में एक से एक अय्याश और वर्थलेस एम्परर्स आ रहे थे, और इधर मराठास के पास एक से एक एबल लीडर्स आते जा रहे थे। तो बालाजी बाजीराव ने या नाना साहेब ने इसको अपनी टेरिटरीज को और आगे बढ़ाया। और इन 1749 एक्चुअली किंग शाहू डाइड। तो एट दैट टाइम द पेशवा वाज बालाजी बाजीराव। तो किंग शाहू ने अपनी वसीयत में ये ऑफिशियली लिखा कि मेरे बाद सारी जो पावर्स रहेंगी वो पेशवा के पास रहेंगी। ये उसने अपनी वसीयत में लिखा। ओके, यानी अपने सक्सेसर्स के लिए नहीं रखी, इनके लिए रखी। उसके सक्सेसर्स तो है, अभी तक अभी भी है उसके सक्सेसर्स, अभी पॉलिटिक्स में है। उदयन राजेश भोसले जो है वो एमपी भी है, पहले एनसीपी में था, अभी शिवा अभी बीजेपी में है। तो ये लोग इसके सक्सेसर थे, लेकिन ये पावरलेस सक्सेसर्स थे। ओके, तो इन्होंने फिर, और इनफैक्ट ब्रिटिश ने इनके किंगडम्स को भी आगे एनेक्स कर दिया था, सातारा से ही शुरुआत की थी एनेक्सेशन की। तो इनके वो भी खत्म हो गए, ये सिर्फ नेम सेक के लिए उनके वंशज है इनके, मतलब देवर नॉट इवन प्रिंसली स्टेट्स एट दैट टाइम, ब्रिटिश रूल के टाइम। देवर पार्ट दैट सातारा, ये पूना, ये सारा एरिया बॉम्बे प्रोविंस के अंदर आ गया। ओके, तो
अब मराठा आर्मी नाउ ओवर देन ऑल ओवर द इंडिया। तो वॉकिंग ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर, इस ब्लॉग में जैसे लिखा है, बालाजी बाजीराव एक्सपैंडेड द एम्पायर इन ऑल डायरेक्शंस, टेकिंग द मराठा एम्पायर टू द पिनेकल ऑफ ग्लोरी। सो अंडर बालाजी बाजीराव मराठा एम्पायर अपने पिनेकल पे पहुंचा है, जेनिथ टॉप। ओके, तो सम ऑफ द लॉरेल्स कैन बी सीन एज, जैसे ही एस्टैब्लिश्ड फर्म कंट्रोल ओवर मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। ओके, जो इनके इसके फादर ने ऑलरेडी लिया था, उस पर फर्दर अच्छा कंसोलिडेशन किया। देन इसने बंगाल साइड में अपना एक्सपेंशन शुरू किया। तो बंगाल में उस समय जो थे अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, तो इट वाज क्रिएटिंग अ हैवॉक फॉर देम। इनफैक्ट दे वर फोर्स्ड टू सीड उड़ीसा टेरिटरी टू मराठास। तो उनको उड़ीसा, जो आज का प्रेजेंट डे ओडिशा स्टेट है, ये भी मराठा एम्पायर का पार्ट बन गया। Okay, then in 1760, Marathas defeated Nizam of Hyderabad and compelled him to cede vast territories yielding revenue of around 6.2 million rupees. ठीक है। फिर इधर नॉर्थ में जितने राजपूताना स्टेट्स थे, गंगा जमुना दोहब के, ये सबको भी उसने अपने कंट्रोल में लिया। और जाट चीफ्स को, अवध, हर जगह उन्होंने अपना डंका पीटा। और इन्होंने मतलब इस हद तक कि मुगल एम्पायर में भी, जो दिल्ली की गद्दी थी, वहां पर भी इन्होंने अपना एक अपना वजीर वहां पे रखा, इमाद उल मुल्क के नाम से, और वो मराठास का पपेट। तो इफेक्टिवली दिल्ली भी इनके कंट्रोल में आ गया था, मराठास। तो अब दिल्ली ही कम नहीं था, तो इन्होंने अपने एम्बिशंस और आगे बढ़ाने शुरू किए। नाउ दे स्टार्टेड कैप्चरिंग पंजाब। तो इस तरह से इनकी बॉर्डर ऑलमोस्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। तो ये जो मैप है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था इसमें। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये था, ये मैप देखो, ये ह्यूज एम्पायर यहाँ पे नॉर्थ की तरफ भी एक्सपैंड होता जा रहा है। तो दिल्ली पे अपना कंट्रोल असर्ट करने के बाद ये पंजाब की तरफ पहुंचे। अब पंजाब में, अब हमने जो पिछले पार्ट में देखा था कि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने ऑलरेडी प्लंडरिंग रेड शुरू कर दी थी। तो वहां पर पंजाब एरिया में उनका एक अहमद शाह अब्दाली का एक एजेंट रूल कर रहा था, उसको भी वहां से एक्सपेल कर दिया, और इन्होंने अपनी पूरी अथॉरिटी वहां पे असर्ट की। इन द मीन टाइम ये एक्चुअली इन्होंने सिख चीफ्स को भी अपने कंट्रोल में लेके आए, मराठा। और ऐसा करके अब जब अब्दाली के भी एजेंट को वहां से भगा दिया, तो अब अब्दाली जैसा वो जो लीडर था, वो चुप नहीं बैठने वाला था। अब ये बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो अब अब्दाली ने डिसाइड किया कि अभी एक फुल माइट के साथ मराठास पे अटैक करना है। ओके, अब मराठास पे जो अटैक करना है, तो इसके लिए वो अपनी एक ह्यूज आर्मी का कंटिजेंट, वेल ट्रेन्ड, वो वहां से मार्च करता हुआ आया इधर। अब यहाँ से पूना में जब ये खबर आई कि अब्दाली एक बहुत बड़ी फौज लेके आ रहा है, तो इन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली, और इन्होंने भी एक ह्यूज कंटिजेंट नॉर्थ की तरफ भेजना शुरू किया। तो इनिशियली यही जो बालाजी बाजीराव है, इसने अपना, उसका एक माइनर सन था विश्वास राव, और उसके हाथ, मतलब उसको लीडर बना के भेजा। लेकिन इफेक्टिव लीडर जो था, वो था सदाशिव राव, उसका कजन, उसका चचेरा भाई था सदाशिव राव। उसके हाथ में इफेक्टिव कमांड थी, और ये किंग का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पेशवा का बेटा भी वहां पे, क्या पता वॉर की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा था कि क्या, क्योंकि तो इनको आगे भेजा। अब इन द मीन टाइम ये मराठास ने ये रियलाइज किया कि अब्दाली की फौज बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इन्होंने सबसे सपोर्ट मांगा। ठीक है, इन्होंने राजपूत किंग से सपोर्ट मांगा, जाट चीफ, सिख चीफ्स, और इवन अवध के लोगों से। तो सबने इनको सपोर्ट देने से मना कर दिया। और वो मना इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने उनके एरियाज भी कैप्चर करके उनसे हेवी फाइन्स लिए थे, और उनपे अपनी अथॉरिटी असर्ट कर दी। राजपूताना वगैरह देखो ना, ये सब, ये राजस्थान का पार्ट जो है, ये सब तो मराठास के कंट्रोल में आ गया था। तो ये क्यों हेल्प करेंगे। इनफैक्ट वो जो अवध का ये था, नजीब उद्दौला ऑफ अवध, और शुजाउद्दौला, नहीं सॉरी, शुजाउद्दौला ऑफ अवध, अवध एंड नजीबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड, ये बंगश पठान हुआ करते थे। इन्होंने तो इनफैक्ट अब्दाली की हेल्प की।
क्योंकि ये मराठा से नाराज थे। ये अब मराठा जो वहां पे अपना कंट्रोल, इनके सरदार जैसे हमने पहले भी बात की, ये इनके सरदार ही अपना अपना ऑटोनोमस वे में वो चलाते थे, इनका पूना से ज्यादा कोई लिंक था नहीं। ओके। तो नाउ ये जो कैपिटल है ये ऑलरेडी पूना शिफ्ट हो गई थी बाजीराव वन के टाइम। ओके, तो नाउ सातारा, कोल्हापुर, रायगढ़, इन सब से अभी मराठा का ये नहीं था। अंडर बाजीराव वन, बाजीराव मस्तानी वाला जो बाजीराव है, उसके अंडर में मराठा की कैपिटल पूना में शिफ्ट हो गई थी। तो अब ये जो सारे लीडर्स है, इन लोगों ने जब मना कर दिया इनको हेल्प करने से, और जबकि रोहिलखंड का हेड और अवध का, यानी तुम्हारा शुजाउद्दौला ऑफ अवध और नजीबुद्दौला ऑफ रोहिलखंड, इन लोगों ने तो अहमद शाह अब्दाली की हेल्प की। तो ये सब के चलते जब अ, इनकी एक फौज आगे निकल चुकी थी मराठास की, पीछे से बाजीराव ने पर्सनली भी सोचा कि हम इनको रीइंफोर्समेंट देने के लिए हम दक्कन से, और क्योंकि इधर तो कोई हेल्प कर नहीं रहा, तो ये अपनी भी फौज पीछे से रीइंफोर्समेंट लेके जा रहे थे। लेकिन इन द मीन टाइम हुआ क्या कि वो बैटल हो गया। यानी इनके ये लोग नर्मदा तक ही पहुंचे थे, बाजीराव वन जो था 1761 में, और 14 जनवरी 1761 को पानीपत पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और वहां पर अहमद शाह अब्दाली की फौज ने एक ही दिन में इनका सुपड़ा साफ कर दिया मराठा से। अब उसके कई सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण उसमें ये है कि इनके पास रिइंफोर्समेंट पहुंची नहीं, जो पीछे से। अब हो सकता है कि अगर ये पीछे से जो इधर से बाजीराव की लीडरशिप में भी जो जखीरा जा रहा था, वो अगर इन तक पहुंच जाता, तो हो सकता है कि उस वॉर का आउटकम कुछ और होता। लेकिन अब इसमें एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है वहाँ का क्लाइमेट। अब ये जो जनवरी का टाइम होता है, ये नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एरिया में सबसे पीक विंटर का टाइम होता है। और यहाँ से ये लोग जो गए, ये इनको ऐसी ठंड की आदत नहीं, ऊपर से इनके पास वो गर्म कपड़े भी नहीं थे, ये सीधे पहुंच गए। अब कड़कड़ाती ठंड में नॉर्मली रहना पॉसिबल नहीं, वहां पे ये जंग क्या लड़ेंगे, सोचो। तो और जबकि वो लोग तो नॉर्थ से आए थे, वो तो उस ठंड के आदी है, बल्कि उस एरिया में काबू, वहां तो और भी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो वो लोग उस ठंड के आदी, और वो वेल इक्विप्ड थे ठंड के हिसाब से। तो ये इसमें इनके कई सारे सोल्जर्स बीमार भी हो रहे थे, मतलब दे वर नॉट फिट इनफ टू फाइट, और प्लस कम भी पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी इनका एक इनकी जो कमांड थी, वो उनका एक बहुत एबल कमांडर था, बाय द नेम इब्राहिम गारदी। अब सोचो, मराठा का जो जनरल है वो मुस्लिम है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलता था पहले, वो अभी चलता है, वो ब्रिटिश के टाइम में चला था, और अभी ज्यादा चलता है इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो मराठास का जो सरदार था इब्राहिम गारदी, उसके अंडर में ये उसका एक कंटिनेंट था, और वो एक वेल ट्रेन्ड आर्मी थी जो गई थी। वो कम, वो ये नहीं थे, यानी वो यूरोपियन स्टाइल में, और यूरोपियन स्टाइल की आर्टिलरी भी थी उनके पास, और वेल ट्रेन्ड आर्मी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ इब्राहिम गारदी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आउट नंबर भी थे ना। पहले के वॉर्स में तो एक्चुअली नंबर्स मैटर करते थे। अभी तो कैसा होता है कि बड़े बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस, एक छोटा सा नेवी सील्स और कमांडो यूनिट, ऐसे 10-12 लोग जाके बड़े बड़े ऑपरेशंस करके आ जाते हैं। ओके, बिकॉज दे हैव ऑल द सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, दे हैव एयर फोर्स का सपोर्ट, एवरीथिंग। अभी पहले के वॉर्स में नंबर्स मैटर करते थे। तो इफ यू आर आउट नंबर्ड, यू आर लाइकली टू लूज। ओके। अब ये हुआ, वहां पर 28,000 मराठा फौजी मारे गए, और उसमें सदाशिव राव और अ, ये जो था रघुनाथ राव, सॉरी, सदाशिव राव और विश्वास राव। विश्वास राव है ना, बालाजी बाजीराव का बेटा, माइनर सन, वो उसका चचेरा भाई जो रियल कमांडर था, वो, और 28,000 फौजी उसमें मारे गए। तो अब ये खबर जब 2-3 दिन बाद, या खबर आने में टाइम लगता है ना,
कि ये इधर से अपना मार्च बाजीराव बालाजी बाजीराव और ये अपना नॉर्थ की तरफ बढ़ ही रहे, लेकिन वहां से खत्म खबर आ गई कि सर आगे बढ़ने का अभी कोई फायदा नहीं, कहानी खत्म हो चुकी है, मराठा फौज हार चुकी है, आपका बेटा भी मारा गया, आपका भाई भी मारा गया। तो अब ये ऑलरेडी बालाजी बाजीराव बीमार भी चल रहा था, तो ही कुड नॉट bear the emotionally he could not bear this sad news and he also died. तो 20 अप्रैल 1961 में बालाजी बाजीराव डाइड। तो अब ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, दिस वाज अ सीरियस ब्लो, नॉट ओनली टू मराठा पावर बट ऑल्सो टू देयर प्रेस्टीज। यानी अब इस वॉर की हार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक विच वाज ऑलरेडी नॉकिंग द डोर्स ऑफ इंडिया, उनको बंगाल और साउथ इंडिया में अपनी पावर कंसोलिडेट करने में पूरी आसानी हुई। ओके, एंड उसके बाद ही इनका डाउनफॉल भी शुरू हुआ। तो अब इन द मीन टाइम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की वजह से फिर इधर इसका एक्चुअली अफगान्स को भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। यानी भली पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने इनको हरा दिया, लेकिन अब अहमद शाह अब्दाली का शुरू से ही इंडिया में रूल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो एक लुटेरा जैसा यहाँ प्लंडरिंग रेड्स करने आता था। उसने 8 बार इंडिया पे रेड किया, और ये बैटल तो उसने खुन्नस में ये किया था कि हमारे एजेंट को कैसे पंजाब से हटाया, तो इनको हम सबक सिखाएंगे। तो वहां पे हरा दिया, लेकिन उसका अहमद शाह अब्दाली के उस इन्वेजन की वजह से या उस बैटल ऑफ पानीपत की वजह से वो एक्चुअली इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ओके, क्योंकि वो अफगान वापस चले गए, वो अब अब्दाली वापस चला गया उधर अपने जहां से भी आया था, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब बंगाल पे कब्जा कर लिया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ओके, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, अवध पे भी कब्जा कर लिया। साउथ इंडिया में इन्होंने अपना ये करना शुरू कर दिया। उधर एंग्लो मैसूर वॉर्स शुरू हो गए। निजाम ऑलरेडी इनके कंट्रोल में था। निजाम की जो टेरिटरीज थी, निजामुल मुल्क के बाद उसके बर्थलेस सक्सेसर्स थे, उन्होंने पिछले पार्ट्स में किया। तो ये ऑलरेडी इनके जो है इनके साउथ इंडिया में कब्जा होना शुरू हो गया। और फाइनली आते आते ये अपना यहाँ तक, मतलब दिल्ली के इसमें भी इन्होंने, दिल्ली के आसपास अब जैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद बट अवध एरिया भी इनके कंट्रोल में आ गया ना। अवध यानी प्रेजेंट डे यूपी का एरिया। तो इधर बंगाल से लेके इधर यूपी तक, यानी दिल्ली के दरवाजे तक ये भी पहुंच रहे हैं, ब्रिटिश भी पहुंच रहे हैं। साउथ ऑलरेडी इनके ऑलमोस्ट कब्जे में आता जा रहा है थ्रू वेरियस एंग्लो मैसूर वॉर्स। ओके, अब इसमें फलाना फिर से खराब हो रहा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अब देखा जाए तो पेशवा बालाजी बाजीराव नहीं है, उसका बेटा भी नहीं है, सदाशिव राव भी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि अ, एक नया पेशवा बनाया गया। ये भी 17 साल की उम्र में था, माधवराव, एट द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज। अब ये उसका बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा था। ठीक है, और 17 साल की, क्योंकि उसका बड़ा भाई तो मारा गया, बाप भी मारा गया, तो अब यही बचा, इसके अंडर में लगा। लेकिन अब वही मराठा को एक बहुत बड़ा है, क्या बोलेंगे, किस्मत की बात है कि इनके जितने भी पेशवा मिले वो सारे अच्छे मिले, यानी वर्थलेस नहीं। फिर वो लास्ट वाला था वर्थलेस, बाजीराव टू जो था। लेकिन ये अब माधवराव ने भी जब ये बना तो इसने इसने क्या किया, अपने फोर फादर्स की तरह काम किया, और इसने ही एक्चुअली रीअसर्टेड कंट्रोल ओवर ऑल द टेरिटरीज। यानी जो बैटल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो लॉस हुआ था, ये इसने पूरा रिगेन कर लिया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि तुमने सारे लॉसेस को रिगेन कर दिया और उधर ब्रिटिश को भी कंट्रोल कर लिया, यानी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। ओके, so he asserted control over North India by defeating the Rohillas who had helped Abdali.
then defeated the Nizam of Hyderabad. He compelled Hyder Ali of Mysore state to pay tribute. He subjugated the Rajput and Jat chiefs. और इवन एम्परर शाह आलम जो था, वो जो पहले अवध में एक ब्रिटिश पेंशनर की तरह रह रहा था, उसको ये वापस लेके आया मतलब माधवराव दिल्ली वापस लेके आया और उसको इंस्टॉल किया और एज ए पपेट। ओके। तो अब एक सीन ऐसा बन रहा था कि एज इफ मराठा ग्लोरी फिर से रिस्टोर हो गई है। लेकिन अब इट्स अ क्वर्क ऑफ फेट बोलो, किस्मत बोलो, या जो भी बोलो, माधवराव की डेथ हो गई। ओके। माधवराव डाइड इन 1772, यानी 11 इयर्स आफ्टर बैटल ऑफ पानीपत। तो अब वो 17 साल की उम्र में ये बना, तो 30 के अंदर ही होगा जब वो मर भी गया। बट बाय दैट टाइम उसने सारी अपनी ये की दिया। वो मरा कैसे? शराब के ओवरडोज से। बहुत शराब पीनी शुरू कर दी थी उसने। ओके। अब इसमें इसमें ये एक वाइस आ गया था, ये एक बुरी आदत आ गई थी, लेकिन उसका करिश्मा कम नहीं था। लेकिन अगर उसको हुआ होगा, लिवर स्क्लेरोसिस हो गया होगा और ओवर कंजम्पशन की वजह से ही डाइड। तो अब जब 1772 में इसकी डेथ हुई, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मराठा एम्पायर में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसमें इसका बालाजी बाजीराव का जो एक छोटा भाई था, यानी पेशवा, जो रघुनाथ राव, उसमें, और माधवराव का जो छोटा भाई था नारायण राव, उसमें उनमें पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। काहे का? सत्ता हट जाने का। तो ये जो नारायण नारायण राव था, नारायण राव बिकेम पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव, एंड बट ही वाज किल्ड बाय हिज पैलेस गार्ड्स इन 1773, 2 साल बाद ही, बाय कॉन्स्पिरसी। नारायण राव, अब क्योंकि ये इसको भी बनना था ना, रघुनाथ राव को, जो बालाजी बाजीराव का भाई था रघुनाथ राव, उसको भी बनना था पेशवा, तो उसने इसको मरवा दिया। तो अब क्या हुआ कि अब इसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। लेकिन जब इसकी डेथ हुई थी, तभी इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बेटे को। ओके। और जिसका नाम रखा गया सवाई माधवराव। तो इसकी वाइफ ने अपने उनको एक बाई चांस एबल मिनिस्टर मिल गया था बाय द नेम नाना फडणवीस। ओके। तो नाना फडणवीस की हेल्प के साथ उसने अपने इन्फंट सन को, यानी बेबी को, पेशवा बना दिया। ओके, बेबी। बेबी बिकेम अ पेशवा, एन इन्फंट। ओके। नाउ दिस पेशवा, अब ऑब्वियसली वो बेबी है, बेबी तो रूल करेगा नहीं, तो रूल कौन करेगा? तो उनको उनको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर मिला, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस जो था, वैसे ये फाइनेंस मिनिस्टर था, इसके पास कोई मिलिट्री स्किल्स वगैरह नहीं थी, बट ही वाज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड मैन, एंड विथ ऑल द डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो उसने क्या किया, अपने सारे जो मराठा सरदार थे, उनको अपने फेवर में रैली करना शुरू किया, एंड अगेंस्ट रघुनाथ राव। ठीक है। तो रघुनाथ राव जब साइडलाइन हुआ, अब उस रघुनाथ राव, देखा जाए तो भाई मर गया, इसका कोई बड़ा है भी नहीं, तो रघुनाथ राव ने पेशवा बनना चाहिए था। अब उसने अपने बेबी को बना दिया, बेबी को पेशवा बनाया। तो अब ये इन्फ्यूरिएटेड हो गया। तो व्हाट ही वुड डू, जो उसने सोचा भी नहीं कि उसका आगे चल के कितना बड़ा खामियाजा मराठा को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ सकता है। ही वेंट एंड जॉइंड द ब्रिटिश। तो अब ब्रिटिश की हेल्प के साथ उन्होंने मराठास पर अटैक किया, एंड दिस रिजल्टेड इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो अब जैसे इन्होंने जो 12 चीफ्स को मोबिलाइज कर दिया था, इनको 12 भाई बोलते थे नाना फडणवीस ने। तो इसमें इन्होंने इसकी वजह से अब ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड मोहनजी सिंधिया टू सेटल द आउटकम ऑफ वॉर। अब इन द मीन टाइम हमने ये भी बोला था कि जैसे कुछ मराठा सरदारों की फैमिलीज भी पावरफुल हो गई थी, जैसे सिंधिया, भोसलेस, होलकर और गायकवाड़। तो अब ये जो सवाई माधवराव था, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया था, एंड इन सवाई माधवराव के और रघुनाथ राव के बाय 1790s इनके भी काफी कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे आपस में। मराठा एम्पायर वीक होना शुरू हो गया, इनके एबल लीडर्स मर गए। इधर ब्रिटिश तो मतलब अपना ये लगा कि मुंह फाड़ के ही बैठे, जैसे होता ना जंगल में लायन जब शिकार करता है तो कैसे पहली देर बहुत देर ऑब्जर्व करता रहता है, बाद में अटैक करता है।
तो ऐसे ब्रिटिश तो दरवाजे पे ही खड़े थे, इनकी इंटरनल बिकरिंग्स और राइवलरीज चल ही रही थी। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ कि सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक हुई तो इन लोगों ने सारे कुछ फैमिलीज ने अपनी अथॉरिटी पूरी असर्ट करनी शुरू कर दी। तो ऐसे करके सिंधियाज ने ग्वालियर में अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया। देन होलकर ने इंदौर में बना दिया, भोसलेज ने नागपुर में, गायकवाड़ ने बड़ौदा में, और नेवलकर ने झांसी। झांसी की रानी का जो है वो शी वॉज फ्रॉम नेवलकर फैमिली। रानी लक्ष्मीबाई जो है शी इज नेवलकर। तो नेवलकर एंड झांसी, ऐसे पांच और भी छोटे मोटे कई ऑटोनोमस किंगडम्स बनने शुरू हुए जिनका सेंट्रल अथॉरिटी से कोई लेना देना था नहीं। नाउ दिस वाज एन आइडियल सिचुएशन फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि ये जो फैमिलीज थी ये सेंट्रल अथॉरिटी को तो मानते ही नहीं थे, क्योंकि वहां पे थे भी तो सब राइवलरी चल रही थी, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। और दूसरा इनकी आपस में भी राइवलरीज थी जिसका आगे चल के ब्रिटिश ने पूरा फायदा उठाया। ओके, सो दीज हाउसेस owed little allegiance to the Peshwa instead and instead joined hands with the opposing factions at Pune. So, if this was not enough, they even joined hands with the enemies of Maratha Empire. Savai Madhavrao died in 1795 at the age of 22 years. तो इसके बाद इसका जो बेटा था, रघुनाथ राव का जो बेटा था, बाजीराव टू, ये पेशवा बना। अब ये एक वर्थलेस आदमी था। तो सवाई माधवराव was succeeded by बाजीराव टू, who was the son of रघुनाथ राव। तो ये लास्ट पेशवा था एंड सबसे वर्थलेस। तो अब इन्होंने इनिशियली तो नाना फडणवीस का रूल चल ही रहा था। एक्चुअली नाना फडणवीस जब तक था तब तक मराठा एम्पायर फिर भी काफी कंसोलिडेटेड था, क्योंकि ये सारी हरकतें नाना फडणवीस के वो पेशवा नहीं था, लेकिन नाना फडणवीस के चलते के रहते चल रहा था, जो एक्चुअली सब संभाल रहा था। लेकिन नाना फडणवीस इज ऑल्सो नोन इन हिस्ट्री एज अ बिगेस्ट वुमनाइजर। वुमनाइजर मीन्स फॉन्ड ऑफ विमेन। ओके, तो ही वॉज अब बट नेवरदलेस, खैर वो अपने अपने शौक रहना अलग बात है, वो काम तो अच्छा ही कर रहा था। बट इन 1800 ही ऑल्सो डाइड, नाना फडणवीस ऑल्सो डाइड। तो अब इससे क्या हुआ कि पूना पे जो पूरा कंट्रोल आ गया फडणवीस की डेथ के बाद, वो सिंधिया का आ गया। सिंधिया का, अब बाजीराव टू पेशवा है लेकिन सिंधिया का ग्वालियर से इस पे कंट्रोल है। तो अब ये बाजीराव को नहीं चलता था, तो बाजीराव दूसरे इसके पास गया, इसमें यानी किसके पास वो गया, होलकर के पास, कि मुझे सपोर्ट करो। और फिर वो होलकर और सिंधिया में एक लड़ाई हो गई। इधर बाजीराव और होलकर और सिंधिया, इनमें एक लड़ाई हो गई। और इसमें बाजीराव मतलब इनकी डिफीट हुई और बाजीराव फ्लेड टू वसई। वसई में चला गया और वहां पर वो उसको लगा कि ये अब पता नहीं है होलकर भी मेरे को मार सकता, वो उसका होलकर पे भी कोई विश्वास नहीं था। लेकिन अब सिंधिया की पावर कम करने के लिए वो होलकर के साथ मिल गया था। लेकिन उसको लगा कि ये दोनों ही मेरे विश्वास के पात्र नहीं है, तो मैं मेरा बेस्ट जो इंटरेस्ट सर्व हो सकता है तो वो ब्रिटिश के साथ ही हो सकता है। ही वेंट टू ब्रिटिश एंड विद द ब्रिटिश एज पेशवा, वो पेशवा तो था ही। सो ही साइंड द ट्रीटी ऑफ वसई। ओके, नाउ विद ट्रीटी ऑफ वसई, तो उसमें उसके टर्म्स क्या थे, दैट the terms of the treaty were that 6,000 troops under British command would be stationed in Pune at the expense of Peshwa। यानी ब्रिटिश ट्रूप्स पूना में स्टेशन रहेंगे। ब्रिटिश ट्रूप्स आने सब है इंडियन ही, ब्रिटिश नहीं इंडियन ही, लेकिन अंडर ब्रिटिश कमांड। उसके अलावा ऑल्सो ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर वुड बी परमानेंटली स्टेशन इन द पेशवा कोर्ट। ठीक है, एंड इन रिटर्न ब्रिटिश वुड रीइंस्टेट बाजीराव टू एट पूना। तो ब्रिटिश बाजीराव टू को ही पेशवा मानेंगे, लेकिन वहां पर उसका एक ब्रिटिश परमानेंट रेसिडेंट रहेगा। और ये रेसिडेंट जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, ये एक्चुअली एम्पायर चलाते थे। ओके, तो अब ये जो ब्रिटिश का इंक्लूजन पूना में हो गया, पूना कैसा एक सत्ता की, मराठाओं के सत्ता की और कल्चरली, और वो एक कैपिटल जैसी थी ना। तो अब ये सिंधियास को, होलकर को ये सब चीज पसंद नहीं आई कि ये बाजीराव जो है ये ब्रिटिश के साथ जाके क्यों मिला, ये तो अंग्रेज, ये तो दूसरे देश से, इनके साथ जाके क्यों मिला। तो अब डिसाइड हुआ
कि अब सिंधिया और होलकर ने मिलकर क्या किया, ब्रिटिश के साथ वॉर करने का डिसाइड किया, यानी पेशवा के साथ वॉर करना है, इन इफेक्ट वो वॉर ब्रिटिश के साथ ही हुआ। सो दिस रिजल्टेड इन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ओके, एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चला, 3 साल। तो इन दिस वॉर मराठास लॉस्ट एंड वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश टर्म्स। तो अब जब ये हो गया तो इधर, अब देखो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि ब्रिटिश ने होलकर की भी पावर कम कर दी, बाजीराव को अपने जेब में रख लिया, सिंधिया होलकर को मिलकर हरा दिया। तो अब बाजीराव टू was again forced to sign a treaty of Pune in which he had to forego huge swaths of land to Gaikwad of Baroda, to British। तो अब ये जो ये इस ट्रीटी के बाद इफेक्टिवली मराठा कॉन्फेडरेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और बाजीराव टू जो था, अब इसको भी लग रहा था कि अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने ब्रिटिश को लाके कहाँ फंसा, मतलब मैं खुद ही फंस गया इफेक्टिवली, तो यहाँ ब्रिटिश रूल आ गया। तो नाउ ही डिसाइडेड टू गो ऑन वॉर विद द ब्रिटिश, और एंड दिस रिजल्टेड इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर in 1817, and in which obviously he would be defeated. अब now he was running pillar to post, हेल्प मांगने के लिए इधर से उधर भाग रहा था, लेकिन फाइनली इसको ब्रिटिश ने पकड़ लिया। लेकिन अब सरप्राइजिंग बात इसमें यह है कि ब्रिटिश ने उसको पकड़ के एग्जीक्यूट नहीं किया। ब्रिटिश ने बोला कि हम तेरे को रखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक हमारी शर्त है कि यू विल हैव टू लीव पूना वंस एंड फॉर ऑल। ओके, एंड ही वाज आल्सो स्ट्रिप्ड ऑफ द टाइटल ऑफ पेशवा। तो ब्रिटिश ने उसको चॉइस दिया ना, सब चॉइस है ना, वो ऐसा चॉइस था कि जो तुमको मानना तो पड़ेगा ही। यानी ब्रिटिश ने बोला या तो हम तुमको मरवा देंगे, जेल डालेंगे, जो भी करेंगे, या तुम्हारे पास एक चॉइस है। वो अपने आप को फिर भी महाराजा बोलता था, ब्रिटिश ने बोला हमको उससे भी प्रॉब्लम नहीं, तो अपने आप को कुछ भी बोल, महाराज बोल, एक जिल्ले इलाही बोल, कुछ भी, लेकिन तू पेशवा नहीं रहेगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर ब्रिटिश ने बोला कि तुमको एक और चीज है, पूना हमेशा के लिए छोड़ना है। तो फिर कहाँ जाएगा? तो ब्रिटिश ने एक जगह आइडेंटिफाई की यूपी में, कानपुर के पास एक बिथुर करके जगह है, वहां पे 6 स्क्वायर माइल एरिया एक उन्होंने दिया, जहाँ वो भी इसलिए दिया क्योंकि वहाँ कानपुर के पास एक ब्रिटिश का बहुत हेवी आर्मी कंटिजेंट तैनात था। तो वहां पर तुम जाके रहो, तुम्हारे सारे कंफर्ट्स और एज अ किंग हम मेंटेन करेंगे, और उसको 1 लाख पाउंड, उस जमाने के 1 लाख पाउंड हर साल भी देंगे। तो यहाँ से पूना से अपने 15,000 लोगों के साथ वो उधर शिफ्ट हो गया, कानपुर में, कानपुर के पास जो बिथुर जगह है, और इसीलिए उस एरिया में काफी महाराष्ट्र से अभी भी है। और फाइनली वहां पे अपनी लाइफ रहा, किंग की तरह या जो भी तरह बोलो। यहाँ फुकट में सब ऐशो आराम मिल रहे हैं, और एक नॉर्मल लाइफ जीता रहा। और फाइनली ही डाइड इन 1851। So with his death, it was curtains for the Peshwa era as well. ओके, तो शाहू की डेथ के बाद मराठा के लिए कर्टन्स था, बाजीराव टू की डेथ के साथ। यार उसकी डेथ से पहले इट वाज कर्टन्स। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद तो 1817 में इट वाज ऑलरेडी कर्टन्स टू द पेशवा era। और ये पूरा मराठा एम्पायर, मराठा ओन्ड एरियाज ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुके थे। उधर 1799 में फोर्थ बैटल एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान हैदर अली मैसूर भी पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था, निजाम ऑलरेडी उनके कंट्रोल में था। तो देखा जाए तो पूरा इंडिया, पंजाब छोड़ के, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का रूल चल रहा था, ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। और दिल्ली में तो वो 1803 में ही उनका कब्जा हो गया। तो इस तरह से ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट सारी एरियाज को हथिया लिया। तो फिर एक सवाल उठता है कि व्हाई द मराठास कुड नॉट एस्टैब्लिश अ पैन इंडियन एम्पायर। तो उसके कुछ बेसिक रीजंस है। फर्स्ट इज, मराठास डिड नॉट रेज टू क्लेम द हेरिटेज ऑफ द ग्रेट Mughal empire, for they were strong enough to destroy the empire but not strong enough to unite it or create anything new in its place.
ओके, क्योंकि उनके पास एक पैन इंडियन विजन नहीं था। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि ये जो मराठा एक्सपेंशन हुआ, ये मेजरली इनके सरदारों ने किया, ये सेंट्रल अथॉरिटी से नहीं हो रहा था, ये कोई यूनाइटेड नहीं थे सारे सरदार। पर बाद में जो पावरफुल फैमिलीज उभर के आई, भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, इनमें भी कोई यूनिटी नहीं थी। तो ये अपना अपना अपने इंटरेस्ट में, दे वर बेसिकली बिजी इन देयर सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट। द सेकंड पॉइंट व्हाई मराठास कुड नॉट एस्टैब्लिश अ पैन इंडियन एम्पायर, वो है they could not create a strong social order that would stand against the British. तो इन लोगों ने, they followed the same moribund social order and suffered from the same weaknesses as the Mughals did. इंटरनल राइवलरी, अब इन्होंने कैसा, अपने कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन उसके प्लेस में नहीं लाया, वो मुगलों का एक पुराना रिडंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चला रहे थे। और प्लस इनके सरदार अपने इंटरेस्ट को ज्यादा तवज्जो देते थे या ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, जस्ट लाइक मुगल नोबल्स। ओके, so this is what was happening. Then third point is they represented the same moribund social system and decadent social order as headed by the Mughals and suffered from the same weaknesses which had destroyed the Mughal empire. Next is the Maratha Sardars were very much similar to the later Mughal nobles, busy satisfying their own selfish desires rather than unifying the country. तो वो कोई मुगल्स के लिए, मुगलों को उन्होंने हरा तो दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई नया ऑर्डर नहीं एस्टैब्लिश किया। ओके, देन दे ऑल दी सरदार्स ग्रैब द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू असर्ट ऑटोनॉमी। अब जैसे हमने देखा, जैसे ही इनका वीकनेस शुरू हुआ, तो इधर ये जो पावरफुल फैमिलीज थी मराठा सरदार, सिंधियाज, होलकर्स, इन लोगों ने अपनी अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी। दे वर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ, ओनली नॉमिनली अ पार्ट ऑफ मराठा, यानी तो नाम के लिए मराठास थे, लेकिन वो थे अपने अपने इंडिपेंडेंट, जिनको ब्रिटिश आराम से हरा सकते थे। सो मराठा सरदार्स वर लेस डिसिप्लिन देन द मुगल नोबल्स, यानी ये तो डिसिप्लिन के मामले में मुगल से भी नीचे ही थे। नेक्स्ट पॉइंट इज they could not give a sound administration to the newly controlled areas like the Mughals. Next is the their interest in encouraging science and technology and developing trade and industry was almost negligible. ये एक बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक है। इनफैक्ट टीपू सुल्तान के टाइम पे उसने कई सारे एफर्ट्स किए थे साइंस और टेक्नोलॉजी को एनकरेज करने के, और अपनी इनफैक्ट जैसे हमने टीपू सुल्तान वाले पार्ट में बात भी की थी कि उसने अपनी एक कंपनी भी बनाई थी ऑन यूरोपियन लाइंस, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह। उसने ट्रेडिंग लिंक सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, रशिया, कहाँ कहाँ से उसने ये सब भी करने की कोशिश की। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी कंपनी वैसी नहीं चलनी थी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनकी सर्कमस्टेंसेस ही कुछ और थे। उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो इन्होंने, मराठास ने ऐसा इंडस्ट्रीज को डेवलप करने वगैरह में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। Then, like Mughals, Maratha rulers were mainly interested in raising the revenue from the helpless peasantry. बस किसानों का खून चूसते रहो और अपने आप को रिच करते रहो। तो मराठा सरदारों ने भी यही किया, मुगल नोबल्स भी यही कर रहे थे, इन्होंने भी यही किया। तो इनके पास ऐसी कौन सी अलग चीज थी कि पैन इंडियन लेवल पे अपना इंडिया, अपना एम्पायर स्टैब्लिश करेंगे? इनके पास एक भी क्वालिटी नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक शौर्य था, जिसको बोलेंगे शौर्य बोलते ना, कि तुम दूसरों को हरा दो, बस इतना ही था, उसके आगे कुछ नहीं। एम्पायर फिर मतलब रूल करने के लिए और एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए बाकी की भी चीजें चाहिए होती है। एक साउंड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, एक विजन चाहिए होता है, एक किंग या एम्परर चाहिए होता है जो डेडिकेटेड होगा और विजनरी होगा। ऐसा इनके पास कोई नहीं बचा था, और ब्रिटिश के पास सारे पावर्स थे। अब ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे, ये सब एक मिशन पे रहते थे, इनके जितने भी गवर्नर जनरल्स और ये सब जो थे, they were very dedicated, committed, and they they expanded British Empire as a mission, not as a job. अब ये लोग वैसे तो जॉब पे थे ना, इनको सैलरी मिलती थी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन ये सब जो थे, ये काफी, इन लोगों ने अपने इंडियन एम्पायर को बहुत प्रोफेशनली मैनेज किया। और यहाँ जो गवर्नर जनरल वगैरह बन के आते थे, वो भी कोई अरे गहरे लोग नहीं रहते थे, वो ऑलरेडी उन्होंने कई महारतें हासिल की होती थी। वो लोग ऐसे यहाँ पे डिप्यूट होते थे, और वो अपना काम बहुत ही निष्ठा के साथ और प्रोफेशनली करते थे। इनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि ये एम्पायर स्टैब्लिश करें। ठीक है, सो दस दे कुड नॉट एस्टैब्लिश, एक और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, दे कुड नॉट एस्टैब्लिश अ मॉडर्न स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। यानी एक तरफ एक प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है और एक तरफ एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसके साथ तुम्हारा फाइट है, तो तुम कहाँ टिकने वाले हो?
मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ तुम्हारे पास अच्छे वेपन्स होना नहीं होता। अब अच्छे वेपन्स तो इनके पास भी थे, मराठास के पास भी। सिंधिया ने अपनी फौज पूरी यूरोपियन लाइन्स पे बनाई थी, उनके पास भी गन्स थी, आर्टिलरी, ये सब भी तो यूरोप से इंपोर्ट करते थे। और अपने सोल्जर्स को इन्होंने भी यूरोपियन लाइन्स पे ट्रेन किया था। लेकिन आर्म्स एमुनेशन से कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास एक वो थिंकिंग होनी चाहिए। जो मॉडर्न स्टेट होता ना, इट इज मॉडर्न स्टेट इज बेस्ड ऑन अ थॉट प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी। तो वो सब इनके पास कहाँ था, जो ब्रिटिश के पास था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मराठास कुड नॉट establish a pan-Indian empire, or they could not replace the Mughals. So with this, we finish our Maratha Empire lecture. Thank you very much.